हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 23 जनवरी 2025 के करंट अफेयर कवर करेंगे। सभी न्यूज इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो में पहले कल के क्वेश्चन की बात करते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा ये एक्ट है जिसको साल 2005 में पास किया गया था। तो यह है द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। देखिए है क्या, 2005 से पहले भारत में इस तरीके का कोई भी कानून नहीं था जो कि इस बारे में देख रेख कर सके कि महिलाओं के साथ घर में हिंसा जो करी जाती है। तो इस तरीके के डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट तो किए जाते थे और फाइंड आउट किए जाते थे, लेकिन उनके ऊपर फैसला या निपटारा कुछ भी नहीं होता था। तो फाइनली 2005 में इसको पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया और इसके ऊपर साइन किए एपीजे अब्दुल कलाम ने। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और साल 2002 से लेकर 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो ये जो एक्ट था इसके ऊपर कलाम साहब ने ही साइन किए थे और साल 2006 से अक्टूबर के महीने से इसको पूरे देश में अप्लाई कर दिया गया था। तो आज की डेट में महिलाओं के साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है घर पे, तो उसे इजीली रिपोर्ट किया जा सकता है और केस जो होता है वो कोर्ट में भी फाइल किया जा सकता है और उसके ऊपर सजा के भी प्रावधान है। तो इसके लिए आप ध्यान रखें, ये जो मैंने आपको बताया है कब इसे लॉन्च किया गया, 2005 में और 2006 में अप्लाई किया गया। तो जिन लोगों ने भी 4th वन आंसर किया है उन सभी का आंसर सही है। जुबिलेंट जनवरी का आप पार्ट बन सकते हैं। सेव 30 कोड लगाकर मेरे हर एक बैच में 30% का फ्लैट ऑफ प्राप्त कर सकते हैं आप इस टाइम पर। बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 2025 का आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट पीसीएस हो, आप मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच से पूरी जीएस अपनी कंप्लीट कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट के साथ। डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में जब आप जाएंगे तो वहां पे फ्री डेमो कोर्स के नाम से आपको एक कोर्स मिलेगा। वहीं पर 3 क्लासेस आप डेमो के रूप में ले सकते हैं, एक हिस्ट्री, एक पॉलिटी और एक जियोग्राफी की। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है और ये जो कमेटी है ये भारत के स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंसेस और उनके ऊपर मॉनिटर करने का काम करेंगे। तो ये जो एडवाइजरी कमेटी है इसके चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो ये हैं एमके जैन। और एमके जैन एक टाइम पे आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर भी रह चुके हैं। तो अब इनको इस कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। दरअसल भारत के जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनके ऊपर पूरे तरीके से मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग करेगी ये कमेटी। उनको हर तरीके के निर्देश देने का भी काम करेगी। इस कमेटी में टोटल 5 मेंबर हैं, एमके जैन के अलावा +4 और मेंबर हैं, तो टोटल 5 मेंबर्स हैं। इस कमेटी को अगले 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। ये दूसरी ऐसी कमेटी है। पहली कमेटी साल 2021 में बनाई गई थी 3 साल के लिए, जो कि 2024 में भी खत्म हुई है और अब 2025 से लेकर 2028 तक के लिए ये कमेटी का गठन किया गया है। ये कौन है जिन्होंने WHO से यूनाइटेड स्टेट्स की सदस्यता विड्रॉ करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है? तो ये है डोनाल्ड ट्रंप। और ट्रंप ने परसों के दिन शपथ ग्रहण करी है अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इन्होंने पिछले कार्यकाल में भी ये फैसला लिया था कि ये WHO से यूएस की जो मेंबरशिप है उसको विड्रॉ कर लेंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये WHO से खफा चल रहे हैं बहुत पहले से ही। ट्रंप ने पहले भी WHO के ऊपर यह एलिगेशन लगाया था कि साल 2020 में जब कोविड पैंडेमिक आया था तो उस टाइम पर WHO पूरे तरीके से विफल रही। मींस कहने का मतलब यह है कि पूरे वर्ल्ड में हेल्थ को लेकर जो सबसे बड़ा संस्थान है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और अगर वही किसी महामारी के केस में पूरे तरीके से अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है या इवन कोई पर्टिकुलर सडन टाइम पर एक वैक्सीन भी नहीं निकाल पाता है, तो उस केस में फिर इस तरीके की सदस्यता का क्या प्रावधान है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जब पिछली बार का कार्यकाल खत्म होने वाला था उस टाइम पर इन्होंने फैसला लिया था, लेकिन चीजें फिर नहीं हो पाई क्योंकि जे बाइडेन की सरकार आ गई और जो बाइडेन ने फिर यूएस को WHO का मेंबर बनाए रखा। लेकिन इन्होंने वहीं से शुरुआत करी है जहां से इनका कार्यकाल खत्म हुआ था। सबसे पहला ही फैसला इन्होंने लिया कि WHO का सदस्य अब यूनाइटेड स्टेट्स नहीं रहेगा और ये पूरे दुनिया में WHO की जो छवि है उसको कहीं ना कहीं खराब भी कर सकता है ये पर्टिकुलर स्टेप, क्योंकि ये सच में अपने आप में एक सवालिया निशान है कि पूरे वर्ल्ड का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ का WHO,
वो एक महामारी के केस में वैक्सीन भी लॉन्च नहीं कर पाता है, तो फिर ऐसी सदस्यता का क्या मतलब है। खैर, डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा और इस टाइम पर डब्ल्यूएचओ के प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस एडेनॉन। कौन है? टेड्रोस एडेनॉन। ये कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा शिलोंग में पशुधन सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा? तो आज के दिन मतलब 22 जनवरी को उद्घाटन किया जाएगा राजीव रंजन सिंह के द्वारा। राजीव रंजन सिंह इस टाइम पर एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर हैं और मेघालय के शिलोंग में आज पशुधन सम्मेलन का उद्घाटन होगा और यह चलेगा कल तक, मतलब माफी चाहता हूं, आज मतलब 23 जनवरी से इसका उद्घाटन होगा और यह कल 24 जनवरी तक चलेगा। 2 दिवसीय सम्मेलन है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऐसे किसान जो कि पशुपालन करते हैं उनको टेक्नोलॉजी से अवगत कराया जाएगा। साथ में उन्हें बताया जाएगा कि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करें, जैसे कि अगर मुर्गी पालन कर रहे हैं तो ऑर्गेनिकली उन्हें ग्रो करें, या फिर मछली पालन कर रहे हैं या फिर दुग्ध का उत्पादन कर रहे हैं तो आज की डेट में दूध उत्पादन में भी केमिकल्स का यूज किया जा रहा है। तो इस तरीके की चीजें ना हो नहीं पाए जिसके लिए यह सम्मेलन किया जा रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इंडियन आर्मी के लिए T-72 ब्रिज लेइंग टैंक्स के लिए कितने की धनराशि आवंटित करी गई है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने टोटल 1560.52 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है और इसके लिए इन्होंने हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री के साथ एक पैक्ट साइन किया है। तो पहले तो मैं आपको समझा दूं T-72 ब्रिज लेइंग टैंक्स होते क्या है या फिर कैसे दिखते हैं। तो यहां पर आप देखिए, ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये है T-72 हैवी ब्रिज लेइंग टैंक। अब ब्रिज लेइंग का मतलब यह है कि ये टैंक जो है ये डिफेंसिव पर्पस से भी यूज किया जा सकता है और ऑफेंसिव पर्पस से भी यूज किया जा सकता है। मतलब ये दुश्मन के ठिकानों को डिस्ट्रॉय तो कर ही सकता है, लेकिन इसके ऊपर ये जो आपको इक्विपमेंट दिखाई दे रहा है ये जरूरत पड़ने पर खुल भी जाता है इस तरीके से। अभी ये बेंड है, ये खुल जाता है, अनफोल्ड हो जाएगा और ये आगे चलकर ब्रिज बना देता है, एक पुल बनाने का काम कर देता है। तो होता क्या है कि दूर दराज के टेरेंस में जब आर्मी इन टैंक्स को लेकर जाती है तो कई बार क्या होता है कि एक तालाब पड़ता है, तो उन तालाब को आर्मी के सोल्जर्स भी पैदल साथ में होते हैं, तो ऐसे में क्या है कि ये ब्रिज बना देता है, तो आसानी से तालाब के ऊपर से ही जो सोल्जर है वो निकल जाते हैं। या फिर जैसे आपने देखा है गलवान वैली में बड़े बड़े नाले हैं, ठीक है, ये नाले करीब 12 या 15 फीट तक गहरे भी हैं, तो ऐसे में इस तरीके के टैंक्स का यूज किया जाता है जो कि पुल बना देते हैं और उसके ऊपर से हमारी आर्मी निकल जाती है। तो इस तरीके के टोटल 47 टैंक्स के लिए ऑर्डर दिया गया है हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री को और ये 1561 करोड़ की मदद से 47 टैंक बनाकर इंडियन आर्मी को देंगे। ये कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जिसने भारत में आईपीओ ट्रेडिंग के लिए एक नई पहल की शुरुआत करी है? तो ये है सेबी, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए पूरे भारत भर में जो शेयर मार्केट है उसको मॉनिटर और कंट्रोल करने का काम सेबी ही करता है। तो सेबी ने एक नया फैसला लिया है कि अभी तक क्या होता था, आईपीओ जैसे कि किसी भी कंपनी का आईपीओ आता था तो आईपीओ आने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम होता था, जैसे मान लीजिए कंपनी ने दिया 2 साल का या 3 साल का टाइम कि तब तक आप शेयर खरीद तो सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते। ठीक है, क्यों ऐसा? इसलिए कंपनीज करती थी कि वो चाहती थी कि उनके जो शेयर्स हैं उनके भाव लगातार बढ़े पहले मार्केट में और उसके बाद ही उनकी सेल करी जा सके, क्योंकि लोग अगर तुरंत खरीदते बेचते हैं तो ऐसे में जो कंपनी की ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी कम पड़ जाती है। लेकिन अब इस फैसले को बदल दिया गया है। सेबी का कहना है कि कस्टमर्स के राइट्स के अंतर्गत ये एक तरीके के से कस्टमर को बाध्य करने के बराबर है कि वो खरीद तो सकता है लेकिन बेच नहीं सकता शेयर को। तो अब सेबी का कहना है कि नए फैसलों के आधार पर अब किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है तो आप किसी भी टाइम शेयर खरीद सकते हैं और तुरंत ही उसे आप बेच भी सकते हैं। एक और फैसले में बदलाव किया गया है। अभी तक आप आईपीओ के शेयर जब बेचते थे तो जो आपका पेमेंट होता था वो 6 दिन बाद होता था। जैसे मान लीजिए आपने 1 तारीख को शेयर बेचा तो आपके अकाउंट में जो पैसा आएगा वो 7 तारीख को आता था, 6 दिन बाद आता था। लेकिन अब T+3 का प्रावधान कर दिया गया है। जो पैसा आप 6 दिन बाद आता था वो अब 3 दिन के बाद ही अकाउंट में आ जाएगा। जैसे आपने 1 तारीख को शेयर बेचा तो 4 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। सेबी की स्थापना 1988 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और सेबी की चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुश।
ये पिछले साल ही अपॉइंट करी गई हैं सेबी की चेयरपर्सन, और ये पहली महिला चेयरपर्सन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। ये कौन सी कंपनी है जिसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एक पैक्ट साइन किया है 3 लाख करोड़ का, और इस पैक्ट की मदद से महाराष्ट्र में एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जिसका नाम है गढ़चिरौली। यहां पर बहुत पहले से नक्सलाइट अटैक्स होते चले आ रहे हैं, नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था ये, तो जिसकी वजह से ये जो क्षेत्र है ये काफी पिछड़ा रह गया है। तो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट देने का फैसला लिया है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप गढ़चिरौली वाले क्षेत्र में सोलर पावर प्लांट स्थापित करेंगे, दूसरे और बिजली के प्लांट भी स्थापित करेंगे, साथ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहां पर बनाएंगे। ओवरऑल ये जो पूरा एरिया है इसको हर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बेहतर बनाएंगे। और आपने जिंदल स्टील का नाम सुना है ना, उन्हीं की कंपनी है ये। जेएसडब्ल्यू का फुल फॉर्म है जिंदल साउथ एंड वेस्ट, और इस कंपनी की स्थापना 1982 में करी गई थी, 1982 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और चेयरपर्सन है सज्जन जिंदल। क्या नाम है? सज्जन जिंदल। हाल ही में एक रेटिंग लॉन्च करी गई है जिसको बोलते हैं ब्रांड फिनेंस 2025। इस रैंकिंग के आधार पर भारत ने ब्रांड वैल्यू में कौन सी रैंक सिक्योर करी है। तो पूरे दुनिया में भारत की जो ब्रांड वैल्यू के आधार पर रैंकिंग है ये है सेकंड, और नंबर 1 पे मतलब टॉप किया है अमेरिका ने इसमें। तो देखिए ओवरऑल अगर बात करी जाए तो पूरे दुनिया में जितने भी कंपनीज की ब्रांड वैल्यू है उसमें ओवरऑल में से 40% ब्रांड वैल्यू तो अकेले अमेरिकी कंपनियों की ही है। दूसरे नंबर पे इंडिया है। इंडियन कंपनीज की जो ब्रांड वैल्यू है ये 36% है। अब आप समझ लीजिए पूरे दुनिया की जितनी भी कंपनीज हैं वो सब इसके अलावा बचे हुए परसेंटेज में आ जाती हैं। अब अगर बात करें कि भारत में कौन सी कंपनी की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो टीसीएस एक बार फिर से नंबर 1 पे रही है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस की ब्रांड वैल्यू पूरे भारत ही नहीं एशिया में भी सबसे ज्यादा है। और दूसरे नंबर पे जो कंपनी है ये है इन्फोसिस, और तीसरे नंबर पे जो है ये है एचसीएल। ओवरऑल अगर आईटी कंपनीज की बात करी जाए पूरे वर्ल्ड में तो इस बार टॉप किया है एक्सेंचर ने। किसने? एक्सेंचर। और एक्सेंचर एक आयरलैंड की कंपनी। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत करी गई है? इस स्कीम के अंतर्गत राज्य के जो लेबर हैं उन सभी को साल में एक बार 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता उनके खाते में दी जाएगी। तो ये राज्य है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में अभी कुछ टाइम पहले ही सरकार आई है विष्णुदेव साई की। तो विष्णुदेव साई जो कि मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, इनके द्वारा इस योजना की शुरुआत करी गई है। छत्तीसगढ़ के अंदर 5,62,000 ऐसे लेबर्स होंगे जिनको इस योजना का फायदा मिलेगा, और इस पैसे की मदद से वो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। क्या आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में गवर्नर कौन है? ये है रामेन डेका। क्या नाम है? यहां पर मैं लिख देता हूं, रामेन डेका। अभी कुछ टाइम पहले 5 से 6 स्टेट्स के गवर्नर चेंजेस हुए हैं, तो आप गवर्नर जरूर ध्यान रखें, चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो। इस बार हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं यह है जस्टिस आलोक आराधे। अब से बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस यही होंगे, और इनको शपथ ग्रहण कराई है महाराष्ट्र के गवर्नर ने, जो कि हैं इस टाइम पे सीपी राधाकृष्णन। ध्यान रखिएगा हमेशा ये पॉलिटी का क्वेश्चन भी बनता है कि हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है इसको शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो आंसर क्या होगा? राज्य का गवर्नर इनको शपथ ग्रहण कराता है। लेकिन हाईकोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? यह भारत का राष्ट्रपति करता है। जस्टिस आलोक आराधे ने जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की जगह ली है, और देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं। क्या आप जानते हैं हाईकोर्ट के जजेस का जो ट्रांसफर है ये हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होता है? तो यह है आर्टिकल 222, जिसमें यह प्रावधान है कि एक हाईकोर्ट के जज का ट्रांसफर दूसरे हाईकोर्ट में हो सकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है, और यह रिपोर्ट है एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो भारत अभी तक दूसरे पायदान में था इस रिपोर्ट में, इस बार भारत ने तीसरी रैंक सिक्योर करी है। यह रिपोर्ट काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट इस बारे में है कि दुनिया के ऐसे देश कौन से हैं जहां की जो आबादी है या फिर वहां के जो लोग हैं
वो उनकी गवर्नमेंट के ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं, वहां पे चल रही जो एनजीओज हैं उनके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं, उनका अपनी मीडिया के ऊपर कितना ट्रस्ट है, या फिर बिजनेसेस के ऊपर कितना ट्रस्ट है। ओवरऑल ट्रस्ट को लेकर यह पूरी रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसमें भारत तीसरे नंबर पे है। तो भारत में जो हमारी जो आबादी है वो गवर्नमेंट के ऊपर काफी ट्रस्ट करती है, एनजीओज, मीडिया, इन सब के ऊपर काफी ट्रस्ट करती है। बट कुछ ऐसे भी देश हैं जैसे अमेरिका वगैरह, वहां पर मीडिया या फिर गवर्नमेंट के ऊपर आंख बंद करके लोग भरोसा नहीं करते हैं आज भी। और नंबर 1 पे इसमें कौन सा देश है, तो फर्स्ट नंबर पे है चाइना, और सेकंड नंबर पे जो कंट्री है ये है इंडोनेशिया, थर्ड नंबर पे भारत रहा, इंडिया। ये कौन सी सरकारी योजना है जिसकी 10th एनिवर्सरी हाल ही में मनाई जा रही है, तो ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इस योजना की शुरुआत आज से 10 साल पहले, यह था 22 जनवरी साल 2015। तो इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना की शुरुआत करी गई थी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मेन उद्देश्य यह है कि जो पहले क्या होता था, अगर बेटियां पैदा होती थी तो लोगों को बेटी नहीं चाहिए होती थी, लोग मार देते थे या फिर कहीं जाके छोड़ आते थे, अनाथालय में रखाते थे। तो इस योजना का मेन उद्देश्य यही है कि जो बेबी गर्ल है उसको भी बचाएं और उसे पढ़ाएं। इवन बेटों से ज्यादा, एक सर्वे में पाया गया है कि भारत में बेटों से ज्यादा बेटियां अपने माँ बाप को सपोर्ट करती हैं। तो फिलहाल इसके 10 साल पूरे हो गए हैं और कल के दिन 22 जनवरी से इसकी शुरुआत हो गई है इसको सेलिब्रेट करने की। 22 जनवरी से लेकर आने वाले 8 मार्च तक पूरे देश भर में जगह जगह पर इसके लिए महोत्सव चलाए जाएंगे। और जहां पर भी ये इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, इसमें विमेन ऑफिसर्स पार्ट लेंगी। वो पैरामिलिट्री फोर्सेस से भी होंगी, आर्म्ड फोर्सेस से भी होंगी, आंगनवाड़ी में काम करने वाली जो महिलाएं हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल स्टूडेंट्स, ये सभी यहां पर हिस्सा लेंगी। अगले 10 सालों के लिए भारत सरकार के द्वारा स्पेस इकोनॉमी में कितनी धनराशि आवंटित करी गई है, तो देखिए आज की डेट में स्पेस इकोनॉमी में भारत $8 बिलियन खर्च कर रहा है। कितना? $8 बिलियन। लेकिन अगले 10 साल में भारत सरकार ये टारगेट लेकर चल रही है कि $44 बिलियन हम खर्च करेंगे स्पेस इकोनॉमी में। अभी आपको पता ही है जो लगा हुआ मिशन है ये है गगनयान मिशन, ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए 2027 में चंद्रयान 4 मिशन लगा हुआ है, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद। इसके बाद 2028 में अगला मिशन लगा है शुक्रयान। इसके बाद 2030 में इंडियन स्पेस स्टेशन का अपना एक मिशन है जिसकी स्थापना करी जाएगी। तो ओवरऑल ये सारे मिशन कैसे पूरे हो पाएंगे जब इसमें धनराशि आवंटित करी जाएगी। तो $44 बिलियन की धनराशि आवंटित करी गई है अगले 10 सालों के लिए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच परचेज कर सकते हैं। हर एक एग्जाम के लिए समय बचाकर आप कंप्लीट अपनी जीएस कवर कर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, ये सब कुछ आप मेरे बैचेस से कवर कर सकते हैं, साथ में पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के साथ। सेव 30 कोड लगाकर 30% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एग्जाम इंजन एप्लीकेशन का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब मेरा आज का सवाल आपसे स्टैटिक जीके का है। इनमें से कौन सा यह वर्ड है जो कि टेबल टेनिस में यूज किया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।